सो लास्ट क्लास हमने सेक्शन 59 तक पूरा पढ़ लिया था, राइट? अब हम सेक्शन 60 पे आ रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे सेक्शन 60, 61 और 62, जिसमें 60 is like a very basic section, 61 is important, 62 is far more important. तो सेक्शन 60 में अगर आप देखो तो यहाँ पे वो बता रहा है द पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. So we have already discussed in the definition section what is authorized capital, what is subscribed capital and what is paid up capital. ये हमने already cover किया है. तो ये जो भी कंपनी का रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा तो आप देखो जो कंपनी का नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, कोई भी अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन है, लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर, तो जो भी यहाँ पर इनका रहता है वहाँ पर ये क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन पेड अप. तो ये आपका एक बहुत ही बेसिक सेक्शन है, मतलब इस पे कोई क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट तो आता है आपके पास सेक्शन 61. इसको एग्जाम में आपको स्ट्रेट अवे ऐसे भी मिलेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. आपको ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आप देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल कहाँ पर होगा, मतलब जो कैपिटल क्लॉज है वो कहाँ पे होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. यहाँ पर आपके पास मिलेगा कैपिटल क्लॉज. तो ये जो कैपिटल क्लॉज है, इस कैपिटल क्लॉज के अंदर आपको अमेंड करना है. कैपिटल क्लॉज क्या बताता है आपको, ऑथराइज शेयर कैपिटल. और अगर आपको ध्यान हो तो वो ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड भी होता है, ये सुनो. आप ये देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें आपके पास आ गया कैपिटल क्लॉज. और ये जो कैपिटल क्लॉज होता है इसमें आप मेंशन करते हो व्हाट इज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. जो भी आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है दिस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और दूसरा फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू. अब अगर आप इसमें कोई चेंज करते हो, ठीक है, डेल्टा रिप्रेजेंट्स अ चेंज, या आप इसमें कोई चेंज करते हो या फिर आप इसमें कोई चेंज करते हो, ये सब आपका ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारा जो सिचुएशन है ऑल दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 61. अब देखो कैसे आता है, यू कैन इंक्रीज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है? Then you can also consolidate and divide all or any of a share capital into shares of larger amount than the existing shares. एक बार प्रोवाइजो को आप छोड़ दो. इसका क्या मतलब हो गया, इसको और इसको आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेट एंड डिवाइड, और यहाँ पर आपको बता रहा है यू कैन सब डिवाइड द शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ smaller amount then it is fixed by the memorandum. However, that the subdivision, the proportion of the amount paid up capital any unpaid, this should be same. इसका मतलब क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ. अब अगर आप यहाँ पे देखो क्लॉज बी के अंदर, तो क्लॉज बी में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर कंसोलिडेटिंग एंड यू आर डिवाइडिंग. सो मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 लाख, दिस इज रुपीज 10 लाख, दिस इज माई ऑथराइज शेयर कैपिटल. और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल को डिवाइड करता हूँ इस तरीके से, लेट्स से रुपीज टू फेस वैल्यू इनटू 5 लाख शेयर्स, ठीक है? अब मैं कंसोलिडेट करके इसको डिवाइड करूंगा. तो मैं कंसोलिडेट करते वक्त क्या करूंगा, आई विल मेक इट ₹1 इंटू 10 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, सॉरी 10 लाख की सही था. यह आया समझ में, ये पॉइंट आया आपको समझ में, क्या किया यहाँ पे 10 लाख शेयर्स. So here I have consolidated. और वो क्या बता रहे, ये जो आप कंसोलिडेशन करते हो दिस शुड नॉट रिजल्ट इन एनी चेंज इन द वोटिंग राइट. इसकी वजह से अगर वोटिंग राइट चेंज हो गया तो फिर तकलीफ है. तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा,
must not result in change in voting right. वोटिंग राइट्स आपका पहले भी सेम रहना चाहिए, और मैथमेटिकली भी अगर आप देखो तो आपका वोटिंग राइट यहाँ पे सेम ही रहेगा। अब आपको ऑप्शन नंबर डी बता दो। यहाँ पर आपको बताया सब डिवाइड द शेयर्स ऑफ अ स्मॉलर अमाउंट। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका अमाउंट रहा ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख। अब 10 लाख में अगर आप देखो, ये इस तरह से था, लेट्स से ₹10 1 लाख शेयर्स। ये आपके पास है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको फर्दर सब डिवाइड कर रहे हो। जब आप इसको फर्दर सब डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से आपने ऐसे कर दिया ₹5 2 लाख शेयर्स। आप बताओ, ये समझ में आया? ये आपने क्या कर दिया, दिस इंप्लाइज सब डिवाइड। गाइस, दिस इज क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? दिस अमाउंट्स सब डिवाइड। और यहां एक मेरे से मिस्टेक हो गया, ये आपका बन जाएगा 1 नहीं, तो ये भी सब डिवाइड ही हो गया। यहां पर मैंने कर दिया लेट्स से 10 रुपए का 1 लाख शेयर्स। ये क्या किया है मैंने, कंसोलिडेट। Here I have consolidated, here I have subdivided। बोलिए। हाँ, तभी मैंने चेंज कर दिया था, बल ये लिखते ही मेरे को रियलाइज हो गया, दिस इज सब डिवाइड, दिस इज कंसोलिडेट। अब इसमें आपको वो क्या बता रहे हैं, इसमें आपको वो फर्दर ये बोल रहे हैं कि सपोज करो आपने यहाँ पर क्या किया, 10 लाख। देखो, अर्लियर इट वाज व्हाट, अर्लियर इट वाज ₹10 into 1 लाख शेयर्स। अब इसमें सपोज करो आपने क्या करके रखा हुआ था, दिस वाज ₹8 पेड अप। ये 10 रुपया तो क्या है, 10 रुपया तो फेस वैल्यू है। दिस वाज ₹8 पेड अप। अब आप मुझे बताओ, जब आप इसको नए शेयर्स में कन्वर्ट करोगे तो यूल मेक इट लाइक दिस, ₹5 into 2 लाख शेयर्स, यस और नो? अब ये तो क्या है, ये तो फेस वैल्यू हो गया। क्या इन शेयर्स का आप मुझे पेड अप वैल्यू बता सकते हो? What will be the paid up value of this share? Very, very logical. 4, right? So this is ₹4. This is going to be ₹4। अब एक काम करो, अब आप इस प्रोविजन को पढ़ो यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब डिवाइड द शेयर्स और एनी ऑफ देम into shares of smaller amount, then it is fixed by the memorandum. So however that in the subdivision, the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each reduced share shall be same as it was in case of the share from which the reduced share is derived। तो आपको इसी तरह से रखना होगा। आया? मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता, ये जो 2 लाख शेयर्स है, ये 2 लाख शेयर्स को मैं ऐसे स्प्लिट करता हूँ। देखो, अल्टीमेटली मुझे 8 into 1 लाख, 8 लाख रुपए को सेट करना है ना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि चलो मैं बोलता हूँ चलो ये जो 1 लाख शेयर्स है ये फुल्ली पेड है ₹5, और ये जो बचे हुए 1 लाख शेयर्स है ये कर देता हूँ ₹3। क्या मैं ये पेड अप वैल्यू कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? तो आप अल्टीमेटली देखो, इट इज
2 लाख शेयर्स इंटू 8 रुपीज, सॉरी 5 और वो किया, हाँ बराबर। कैन आई डू इट लाइक दिस गाइस, कैन आई डू इट लाइक दिस? आप देखो अल्टीमेटली इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो पेड अप वैल्यू कितना है, 8 लाख रुपया। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 5 लाख प्लस 3 लाख। अब देखो टोटल यहाँ पर भी कितना है मेरे पास, 8 लाख रुपीज। कैन आई डू सो? या फिर मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा कि जो 2 लाख शेयर्स है, ये 2 लाख शेयर्स का पेड अप वैल्यू 4 रुपया है और ये 8 लाख। पॉइंट समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आया? पहले भी 8 लाख है, ये भी 8 लाख है, ये भी 8 लाख है, तो कौन सा वाला करेक्ट है, 1 या 2 या कोई भी चलेगा? 1। बच्चा लोग समझ में आया आप लोगों को? राइट, ओके। फिर आपको यहां पर वो बता रहा है दैट यू कैन कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक, और उसको आप वापस से रिकन्वर्ट भी कर सकते हो। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था कि स्टॉक क्या होता है, करेक्ट? ओके। फिर आप देखिए, यू कैन ऑल्सो कैंसल द शेयर्स। ध्यान से, यू कैन कैंसल द शेयर्स, बट कौन से वाले शेयर्स? विच ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन हैव नॉट बीन टेकन or agreed to be taken by the person and diminish the amount of the share capital by the amount of shares so cancelled। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये समझा? दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि आपने अप्लाई किया, मतलब आपने शेयर्स को इशू किया, ऑथराइज्ड, फिर इशूड, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड भी तो होना चाहिए, पर वो शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ। अब जब सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उस शेयर को आपने उठाकर क्या कर दिया, कैंसिल। ये समझा? और यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ये अगर आप शेयर्स को कैंसिल करते हो, इनमें अगर आप शेयर्स को कैंसिल करते हो, दिस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इवन तो आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, देयर इज गोइंग टू बी नो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, विच मीन्स नो NCLT अप्रूवल। ओके, NCLT अप्रूवल आपका नहीं लगेगा। सेक्शन 66 नॉट एप्लीकेबल। ये समझा आपको? इज दिस क्लियर? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टडी सेक्शन 62। 62 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सेक्शन 62 में अगर आप देखो, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सो वेयर एट एनी टाइम अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल proposes to increase the subscribed capital। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल आप कैसे इशू करोगे, इंक्रीज करोगे? यू विल हैव टू इशू न्यू शेयर्स, यस और नो? आपको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed share capital by issue of further shares and such shares are offered to, किसको किसको, अभी अलग अलग आप देखना, such shares are offered to person who at the date of the offer are the holders of the equity shares of the company in proportion as nearly as circumstances admitted to the paid up share capital on those by sending them a letter of offer। okay, so by sending them a letter of offer subject to the following conditions। तो उसके बाद आपको ये 3 कंडीशंस बताए गए, ये 3 कंडीशंस आपको दिया है। अब इसका क्या मतलब हो गया, ये बेसिकली आपसे बात कर रहा है राइट इशू के लिए।
ये आपसे डिस्कस कर रहा है राइट इशू के लिए। ये समझा आपको गाइस? क्लियर? ये बात कर रहा है राइट इशू के लिए। अब कैसे राइट इशू है, इसमें ये बताया हुआ है कि कंपनी जब भी फर्दर शेयर्स को इशू करेगा तो उसको पहले ये शेयर्स किसको इशू करना पड़ेगा? जब भी कंपनी अपने शेयर्स सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहता है बाय इशूइंग फर्दर शेयर्स, ये सबसे पहले शेयर्स किसको इशू किया जाएगा? उन लोगों को जो जिस दिन ऑफर किया जा रहा है उस दिन वो आपके कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं। और आप कैसे करोगे? आपको उनको लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, इज दिस लेटर ऑफ ऑफर अ प्रोस्पेक्टस? इज दिस लेटर ऑफ ऑफर अ प्रोस्पेक्टस? व्हाई दिस इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस? आप मुझे एक बात बताओ, शेयर्स इशू ही तो कर रहे हो। चले एक बार प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन में। या प्लीज चेक और मुझे बताओ। Company is offering to existing shareholder and not inviting them to offer. Okay, चलो तो मुझे बताओ, क्या ये जो लेटर ऑफ ऑफर है, इज दिस लेटर ऑफ ऑफर इनविटेशन? आरंट यू इनवाइटिंग? तो फिर ये प्रोस्पेक्टस कैसे नहीं हुआ? समझे आप? अब बताइए। ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा।
प्रोस्पेक्टस इज इन्विटेशन टू ऑफर। तो मैं वही पूछ रहा हूं, लेटर ऑफ ऑफर क्या प्रोस्पेक्टस है? ध्यान से एक बार डेफिनेशन को पढ़ो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर। इतना लॉ आप लोगों ने अब सीख लिया है। बिकॉज इट इज नॉट इशूड एज प्रोस्पेक्टस। ओके, आप एक बार डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट देखो। इफ इट इज नॉट इशूड एज प्रोस्पेक्टस, आप एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट में आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो क्या? फिर भी कई बार प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू बन जाता है, और उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट इशू किया है वो आपका प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है। डीम्ड होता है वो। ओके, अभी भी अगर आपको कोई पूछे लेटर ऑफ ऑफर प्रोस्पेक्टस है कि नहीं है, तो आपका आंसर नो होगा। बट व्हाई इट इज नो? Why the answer would be no? सिंपल, यश ने आंसर कर दिया। बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटिंग पब्लिक, दिस इज एन इन्विटेशन। This is an invitation, but this is not invitation to a public, to the public. This is an invitation to your existing shareholders. Hence, it is not a prospectus. समझा? वेरी वेरी गुड। अभी तक जो आपने आंसर किया वो सब इधर उधर का आंसर था। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? जो यश ने आंसर किया है, रीजनिंग आपका करेक्ट रीजनिंग ये रहेगा। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आंसर। देख रहे हो कितना पढ़ाई किया आपने? सो आप जब राइट इशू लेकर आओगे तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? यू विल हैव टू सेंड द शेयर होल्डर्स अ लेटर ऑफ sorry, I started sneezing. ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, तो ये जो लेटर ऑफ ऑफर है ये आप अपने शेयर होल्डर्स को दोगे और आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू करोगे, एंड दीज आर द कंडीशंस। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट यू हैव हियर? दे से दैट द ऑफर विल बी मेड बाय the offer will be made by the notice specifying the number of shares। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा the number of shares that is being offered and limiting the time not being less than 15 days or such lesser number of days as may be prescribed, and not exceeding 30 days from the date of the offer within which the offer, if not accepted, shall be deemed to have declined। तो आप मुझे बताओ ये क्या कंडीशन आपको दिया सबसे पहले उन्होंने? राइट इशू का, राइट इशू का क्या कंडीशन हो गया? ये राइट इशू के लिए क्या कंडीशन दे दिया कि आपका जो ऑफर होगा, लेटर ऑफ ऑफर होगा, वो स्पेसिफाई कर देगा कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो।
और फिर आपको वो टाइम लिमिट भी बताएगा कि कितने टाइम में आपको सब्सक्राइब करना है। तो वो कितना हो जाएगा, 15 डेज से 30 डेज के बीच में। सो आप 15 डेज से कम भी रख सकते हो अगर आपका आर्टिकल प्रिस्क्राइब करता है तो। अदरवाइज 15 से 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ऑफर पीरियड रहेगा। अगर इस ऑफर पीरियड में आपने शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक, नहीं तो ये शेयर्स आपका क्या हो जाएगा, जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। सो लेट्स से 31st डे I go to the company and I say, based on the letter of offer, please allot me shares. So will I be allotted the right issue? Answer is no. Okay. आपको याद आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने ये देखा था, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम। इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम, द ऑफर लैप्सेस। याद आ रहा है? सेम प्रोविजन लग रहा है आपको, सेम प्रोविजन दिख रहा है, प्रिंसिपल इज सेम। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, unless the articles of association, articles of the company otherwise provide, the offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favor of any other person, and the notice referred in clause 1 shall contain the statement of this right. अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो इस लाइन को हम समझते हैं, unless the articles of the company otherwise provide। इसका क्या मतलब हुआ, what does this mean? इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये तो आपने सेम हो गया, इफ मेंशन्ड ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अदरवाइज। हाँ बट क्या, ये तो सेम पॉइंट आपने वापस से बता दिया। जब तक आर्टिकल कुछ मेंशन नहीं करता। ओके ऋतिक, थोड़ा और एलैबोरेट कर दो, आई थिंक करेक्ट जा रहे हो। अच्छा, रेनंसिएशन क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखो, रेनंसिएशन का मतलब होता है, मैंने ऑफर किया ऋतिक को, तो ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा, इफ अ ऑफर इज मेड टू द ऑफरी, कैन अ थर्ड पर्सन बी द एक्सेप्टर ऑफ दैट ऑफर? नो। करेक्ट, धवल ने आंसर किया नो, ऋतिक आंसर नो, करेक्ट। बट जब मैं बात करता हूं राइट ऑफ रेनंसिएशन, इट मीन्स I can renounce the offer. Okay, I can renounce the offer. I have received, being a offeree, I have renounced the offer and I have given it to someone else, and that other person can also accept the offer. So मेरा ऑफर रौनक को था, रौनक बोलता है सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट आई नो देर इज अनदर स्टूडेंट ऋतिक हु इज इंटरेस्टेड, तो सर मैं ये ऑफर उसको रिनाउंस कर रहा हूँ, और ऋतिक अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो मेरे लिए वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? रिमेंबर, शायद मैंने आप लोगों को एक फाउंडेशन में एग्जांपल भी दिया था, कुछ कुछ होता है वाला एग्जांपल दिया था। शाहरुख खान प्रपोज्ड रानी मुखर्जी, और रानी मुखर्जी बोलती है नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम काजोल से शादी कर लो, या काजोल कैन नॉट से यस, इट शुड बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, यस और नो? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली एक राइट दे रहा है कि जो आपके एग्जिस्टिंग, यहां पर ऑफरर कौन है, कंपनी। ओके,
तो यहाँ पर एक वो राइट है कि देखो ये जो लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाएगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उनके पास ये राइट होगा कि ये लेटर ऑफ ऑफर वो किसी और को ट्रांसफर कर दे, और फिर उस वो शेयर होल्डर नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा जो कंपनी का शायद शेयर होल्डर हो या नहीं हो, वो ये शेयर्स को खरीद लेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? अब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहे तो वो एक रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है कि ये जो शेयर्स है ये आप रिनाउंस नहीं कर सकते। तो अगर आपके आर्टिकल्स में इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन है तब तो बात अलग है। अदरवाइज ये एक शेयर होल्डर का राइट होगा कि वो अपने शेयर्स को किसी और को रेनाउंस कर सकता है, मतलब जो राइट इशू का लेटर ऑफ ऑफर है वो किसी और को रेनाउंस कर सकता है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? And then it says, after the expiry of the time specified in the notice aforesaid, and on the receipt of earlier intimation from the person to whom the notice is given that he declines to accept the shares, the board of directors may dispose of them in the manner which is not advantageous to the shareholder and to the company. तो बेसिकली वो शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया तो। ओके, फिर उसको इस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा कि वो शेयर होल्डर और कंपनी के लिए नुकसानदायक नहीं हो। तो टेक्निकली आप ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स विच आर नॉट टेकन अप बाय द कंपनी। तो आप यहाँ पे उनको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा प्रोविजन आता है। तो एग्जाम में अगर राइट इशू के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कैसे लिखोगे? देखो सिंपल सा पॉइंट हो जाएगा आपका, यू विल से विद रिस्पेक्ट टू राइट इशू क्या क्या कंडीशंस है राइट इशू के अंदर। राइट इशू is offered to right issue is offered to the existing shareholders of the company, and in what proportion? In proportion to their current holding। तो रेशो कैसा रहता है, जो राइट रेशो रहेगा वो रेशो ऐसा होता है, यू गेट इज टू व्हाट यू हैव, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपका राइट रेशो ऐसे हो सकता है 1:3। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, 1:3 है या 3:1 है? वेरी गुड। होल्डर ऑफ 3 shares can subscribe for 1 share। 3:1 बिल्कुल करेक्ट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कंपनी विल हैव टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर, करेक्ट। कंपनी टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफर पीरियड कितना रहेगा, 15 to 30 days, करेक्ट। इसके अलावा राइट टू रेनाउंस
permitted by the act, but ये जो right to renounce है, this can be restricted by the articles of association. मन करे तो ये जो renounce वाला point है, इसको explain करके आ जाना. Instead of the shareholder some other person to subscribe. आप बताइए, is this clear? Is this clear? Right issue? क्या right issue clear हुआ? क्या right issue clear हुआ आप लोगों को?